गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। हमने इनके टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। लेफ्टिस्ट विचारधारा क्या है और राइटिस्ट विचारधारा क्या है। सिंपली हम समझते हैं कि लेफ्टिस्ट हम उन्हें कहते हैं जो किसान, मजदूर, गरीब और समाज में जो पिछड़ गए हैं उनकी तरफदारी करते हैं और उनके लिए प्लान बनाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। और राइटिस्ट विंग्स या राइटिस्ट विचारधारा हम उन्हें कहते हैं जो समाज के संपन्न वर्ग का फेवर लेते हैं, उन्हीं के बेनिफिट्स के लिए काम करना चाहते हैं, जो उनके साइड में खड़े रहते हैं। ये राइट विंग्स कहलाते हैं। In the politics of most countries, you will always come across references to parties and groups with a left or right ideology or learning. These terms characterize the positions of the concerned group or parties regarding social change and the role of state in effecting economic redistribution. Left often refers to those who are in favor of the poor, downtrodden sections and support government policies for the benefit of these sections. The right refers to those who believe that free competition and market economy alone ensure progress and that the government should not unnecessarily intervene in the economy. तो राइट विंग क्या था? राइट विंग के लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में, मार्केट में इन्वॉल्व ना रहे, फ्री कंपटीशन दे, मार्केट में फ्री कंपटीशन होना चाहिए। और स्पेशली राइट विंग्स वाले यही चाहते हैं गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरफेयर ना करे, मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए, कंपटीशन हो वहाँ पर, कंपटीशन में जो बेटर करेगा वो आगे सक्सेस भी होगा। वहीं लेफ्ट विंग चाहते हैं कि सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, इकोनॉमी में से लेकर हर सेक्टर में सरकार का नियंत्रण होना चाहिए ताकि पोर, डाउन ट्रोडन और सेक्शन जो है इनका अपलिफ्टमेंट हो सके। आज का हमारा टॉपिक है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। वेरी ऑफन दिस कंटेस्टेशन इन्वॉल्व्स द वेरी idea of development. The example of Odisha shows us that it is not enough to say that everyone wants development. For development has different meanings for different section of the people. अब बच्चों, हर कोई डेवलपमेंट चाहता है। ऐसा तो आपको समाज में या कंट्री में कोई नहीं मिलेगा जो डेवलपमेंट नहीं चाहता हो। पर डेवलपमेंट का अर्थ यहाँ पर हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। डेवलपमेंट वुड मीन्स different things. For example, development would mean different things. For example, to an industrialist who is planning to set up a steel plant, to an urban consumer of steels, and to the Adivasis who lives in that region. Thus, any discussion on development is bound to generate contradictions, conflicts and debate. अब जैसे कि हम जानते हैं कि समाज का हर सेक्शन, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, किसान हो, आदिवासी हो, हर कोई तो डेवलपमेंट चाहता है। पर डेवलपमेंट के मायने हर किसी के लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं, और जो कि एक डिबेट का क्वेश्चन बन जाता है। The first decade after independence witnesses a lot of debate around this question. It was common then, as it is even now, for peoples to refer to the West as the standard for meaning development. Development was about becoming more modern, and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West.
अब हमारे दिमाग में या हम विकास को समझते क्या है, हमारे मन में ज़्यादातर यही होता है कि हम विकास का मतलब ही पश्चिमी देश को समझ लेते हैं। उनकी तरह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर हो जाए, उनकी तरह का रहन सहन, खान पान, रहने का तरीका, लिविंग स्टैंडर्ड अगर उनके तरीके का हो जाए तो हम उसी को ही डेवलपमेंट मानते हैं। हमारे दिमाग में जो डेवलपमेंट की जो छवि बैठी है वो वेस्टर्न कंट्री को लेकर ही बैठी हुई है। This is how common peoples as well as the expert thought. It was believed that every country would go through the process of modernization as in the West, which involves the breakdown of traditional social structures and the rise of capitalism and liberalism. अब जो डेवलपमेंट का हमने ये पश्चिमी मॉडल जो अपना रखा है कि हमारे विचारधारा में जो है कि डेवलपमेंट का मतलब ही पश्चिमी देशों की तरह बनना है, जिससे इससे हुआ क्या, इससे हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो ब्रेकडाउन हो गया और ब्रेकडाउन हो चुका है, और ज़्यादातर देशों ने कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को अपना लिया है। Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress, and scientific rationality. This kind of idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing, and underdeveloped. वेस्टर्न कंट्रीज को देखकर उनके रहन सहन, उनका ट्रेडिशन, जिस तरह से हो रहा है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी विचारधारा है, उसी को देखकर ही हमने, उसी के साथ कंपेयर करके ही हमने दुनिया के देशों को डेवलपिंग और अंडर डेवलपमेंट डिवाइड कर दिया है। डेवलप वो कंट्री जो विकसित हो चुके हैं, अंडर डेवलप वो कंट्री जो अविकसित हैं, और डेवलपिंग वो कंट्रीज हैं जो डेवलप होने के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया डेवलपिंग कंट्री के श्रेणी में आता है। On the eve of independence, India had before it two models of modern development: the liberal capitalist model, as in much of the Europe and the US, and the socialist model, as in the USSR. जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का लक्ष्य था देश का विकास करना, और देश का विकास करने के लिए भारत के पास दो मॉडल थे। या तो अमेरिका के मॉडलों को अपनाएं जो कि लिबरल कैपिटलिस्ट था, या फिर वो यूएसएसआर को मॉडल अपनाएं जो कि सोशलिस्ट मॉडल था। हमारे पास दोनों ही मॉडल अपनाने के विकल्प था, हम इन दोनों में से कोई भी मॉडल अपना सकते थे। हमने पढ़ा था कोल्ड वार चैप्टर में भी, कोल्ड वार के दिनों में हमने देखा यूएस और यूएसएसआर अपनी विचारधारा को लेकर भी संघर्ष कर रहे थे। इनके बीच के कोल्ड वार का टेंशन का एक कारण इनकी विचारधारा भी थी। अमेरिका ने लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम को हमेशा फेवर किया, जहाँ यूएसएसआर सोशलिस्ट मॉडल को फेवर करता था। We have already studied these two ideologies and read about the Cold War between the two superpowers. There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of development. This includes not just the leaders of the Communist Party of India, but also those of the Socialist Party and a leader like Nehru within the Congress. There were very few supporters of American style of capitalist development. भारतीय नेता बटे हुए थे, सोशलिस्ट ज़्यादातर हमारे जो नेता थे, कांग्रेस के नेता जो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और हमारे ये सोशलिस्ट पार्टी के नेता, और कम्युनिस्ट पार्टी तो पूरी तरह से सोवियत मॉडल को ही फेवर करती थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह सोवियत मॉडल को फेवर करती थी अपनी कंट्री में। सोशलिस्ट पार्टी के हमारे नेता सोवियत मॉडल को पसंद करते थे, और कांग्रेस के नेता खुद जवाहरलाल नेहरू को भी सोवियत मॉडल ही ज़्यादा पसंद था। वहीं स्वतंत्र पार्टी के जो हमारे नेता थे, जैसे सी राजगोपालाचारी और बाकी नेता, उन्हें यूएस मॉडल ज़्यादा पसंद आता था। This reflects a broad consensus that had developed during the national movement. The nationalist leaders were clear that the economic concerns of the government of Free India would have to be different from the narrow defined commercial functions of the colonial government. हमने कॉलोनियल पीरियड में देखा कि अंग्रेज सरकार का पूरा कंसर्न, पूरा ध्यान रहा भारतीयों के शोषण पे। एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने शोषण किया, इंडस्ट्रियल सेक्शन में भारतीयों का शोषण किया। ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जहां पर उन्होंने भारतीय जनता का बुरी तरह शोषण किया। इसीलिए हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान हमारे लीडर्स का मानना था कि अब जो है कॉलोनियल पीरियड में जो नैरो माइंड था, कॉमर्शियल फंक्शन
का जो नैरो माइंड चल रहा था वो फॉर इंडिया में वो नहीं चलेगा। गवर्नमेंट खुद लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। जिस तरह से अंग्रेज सरकार ने देश में फंक्शन किया वो आगे उस स्टाइल से देश में फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। It was clear moreover that the task of poverty alleviations and social and economic redistribution was being seen primarily as a responsibility of the government. आज़ादी के बाद सरकार की पहले जिम्मेदारी होगी कि देश से गरीबी दूर करे और जो सोशल इकोनॉमिक हमारा जो ड्रॉबैक था, सोशल इकोनॉमिक जो हम पीछे रह गए थे उससे आगे बढ़ाने का, मतलब इंडिया को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे ले जाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। सरकार पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। देयर वर डिबेट्स अमॉन्ग देम फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी द प्रिफर्ड पाथ, फॉर अदर्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन पर्टिकुलर एलिविएशन ऑफ रूरल पॉवर्टी वाज द प्रायोरिटी। अब विकास तो हमें हर क्षेत्र में करना था। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर सभी पिछड़े हुए थे। अब हमारे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारे कुछ नेताओं को या हमारे बुद्धिजीवियों को ये लग रहा था कि हम इंडस्ट्री को डेवलप करके, पहले इंडस्ट्री को डेवलप करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करें, इससे हमारे लिए विकास का रास्ता आसान हो जाएगा। और हमारे कुछ थिंकर्स को ये लग रहा था कि नहीं, हमें पहले अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना होगा जिससे कि हमारे गांव की गरीबी दूर हो जाए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देना होगा। तो यहाँ पर भी डिबेट ही था एक तरह से। कुछ मानते थे कि पहले हमें इंडस्ट्री पे ध्यान देना होगा और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, हमें पहले एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना होगा। प्लानिंग। Despite the various differences, there was a consensus on one point that development could not be left to private actors. That there was a need for the government to develop the design or plan for the development. अब प्लानिंग ये थी कि भले ही सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम करे या एग्रीकल्चर के लिए, ये प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट खुद आगे बढ़कर इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in the 1940s and 1950s. In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support in 1940 and 1950 all over the world. पूरी दुनिया ही जिस वक्त हम आज़ाद हुए थे उस वक्त पूरी दुनिया ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरी हुई थी। यूरोप की कंट्री इन दिनों सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरे थे। और एशिया और अफ्रीका के बहुत से कंट्री कॉलोनाइजेशन से, उपनिवेश से आज़ाद हुए थे। तो एक तरह से पूरे वर्ल्ड को ही दोबारा से रिबिल्ड करने की ज़रूरत थी और सभी देशों में प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग के थ्रू आगे बढ़ रहे थे, यानी कि प्लानिंग करके ही वो आगे बढ़ रहे थे। द एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, द interwar reconstructions of Japan and Germany, and the most of all the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in the 1930s and 1940s contributed to this consensus. जापान हो, जर्मनी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे, इन्होंने भी प्लानिंग करके अपनी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश करी। उसी तरह से सोवियत यूनियन, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी लॉस झेलना पड़ा, इन्होंने भी अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। सभी दुनिया के सभी कंट्री प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। Thus, the planning commission was not a sudden invention. In fact, it has a very interesting history. We commonly assume that private investors, such as the industrialists and big businessmen, entrepreneurs, are averse to idea of planning. They seek an open economy without any state controls in the flow of capital. That was not what happens here. Rather, a section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन
सभी प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से इकोनॉमी को दोबारा से ठीक किया जाए। ज़्यादातर हमारे जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट का कम से कम कंट्रोल रहे फ्लो ऑफ कैपिटल पे। इन्हीं बातों को लेकर हमारे जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने 1944 में एक मीटिंग करी थी बॉम्बे में। अपने देश के बिग बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने 1944 में बॉम्बे में एक मीटिंग करी थी जिसे हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। इंडिया के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में, सभी देशों में अपने उनके इकोनॉमिस्ट जो थे, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके बिग बिजनेसमैन थे, वो एंटरप्रेन्योर्स थे, वो प्लानिंग कर ही रहे थे कैसे इकोनॉमी को ठीक किया जाए। क्योंकि उस वक्त कुछ कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मार झेले हुए थे, तो बहुत से कंट्री जो है अभी भी आज़ाद हुए थे। तो सबको अपनी इकोनॉमी डेवलप करने के लिए किसी न किसी प्लानिंग को तो अपनाना ही था, किसी न किसी प्लान के तहत आगे बढ़ना ही था। Thus, the Planning Commission was not a sudden invention. In fact, it has a very interesting history. We commonly assume that private investors, such as industrialists and big businessmen, business entrepreneurs, are averse to idea of planning. They seek an open economy without any state control in the flow of capital. That was not what happens here. Rather, a section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. It was called Bombay Plan. The Bombay Plan wanted the state to take major initiative in industrial and other economic investment. Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. Soon after India became independent, the Planning Commission came into बीइंग। देखो, प्लानिंग कमीशन बैठा था 1944 में, और इस टाइम देश आज़ाद नहीं हुआ था। देश आज़ाद होने से पहले ही जो है प्लानिंग कमीशन, ये बॉम्बे प्लान तैयार हो चुका था। भारत के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने बॉम्बे में बैठ के प्लानिंग करी कि आगे फ्यूचर में देश के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है। Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. Soon after India became independent, the Planning Commission came into being. The Prime Minister was its chairperson. It became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development. Planning Commission का जो chairperson है वो Prime Minister होते हैं, और Planning Commission का काम है सरकार को सलाह देना, स्ट्रैटेजी बना के देना कि वो किस पाथ पर आगे बढ़ेगा डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चों, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं, कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।